नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, पिछले 100 वर्षों में पूरी दुनिया में और ख़ास करके भारत में कुछ बीमारियां तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इन्हीं बीमारियों में से एक है एलर्जी। एलर्जी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग 1/3 पॉपुलेशन ऑफ भारत इनको एलर्जी है, किसी न किसी प्रकार की एलर्जी है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है तो उसमें से 1/3 यानी 45-46 या कदाचित इससे भी ज़्यादा लोगों को किसी न किसी प्रकार की एलर्जी है। नाक की एलर्जी हो सकती है जो सबसे ज़्यादा होती है, गले की, छाती की, दमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी एलर्जी से होने वाली खांसी, या स्किन की एलर्जी, खाने से एलर्जी, या आंखों में एलर्जी, दवाई से एलर्जी, किसी न किसी प्रकार की एलर्जी जो है वो हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, नाक की एलर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और दूसरी तरफ एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन, वो जो एलर्जी का इलाज करती है, सब जानते हैं कि वो सिर्फ सप्रेशन है, उससे एलर्जी दब सकती है, क्योर तो होती नहीं। और फिर ये भारत है, इस भारत भूमि में आयुर्वेद जो है उसका उद्भव हुआ, वो पैदा हुआ, उसका विकास हुआ। तो यहाँ तो हमें केवल एलोपैथी पे तो आधारित नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक तरफ एलोपैथी के पास इसका कोई संतोषजनक इलाज नहीं है, दूसरा ये भारत भूमि है, आयुर्वेद की जननी है ये भूमि। तो इस कारण भी हम आयुर्वेद डॉक्टर्स को एलर्जी को गंभीरता से लेना चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि जब एलोपैथी है तो हम जो भी करेंगे चलेगा, ऐसा नहीं। जिम्मेदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए सबसे ज़रूरी जानते हैं क्या है? बीमारी को समझना है, उसके अंदर विकृति क्या हो रही है उसे समझना है। ठीक है, आप आयुर्वेद के तरीके से समझ लीजिए, दोष धातु मल के हिसाब से, अग्नि स्रोतस कुछ भी समझ लीजिए, आम या असात्म्यता कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन अगर आपका काम इससे चलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मानना है कि इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसेस हो रही हैं ना बीमारियों को जानने की, तो उसके अनुसार एलर्जी के बारे में भी गहराई से हर आयुर्वेद चिकित्सक को जानना जरूरी है। अगर आप सचमुच आयुर्वेद से कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ अच्छा योगदान अपने राष्ट्र को देना चाहते हैं, विश्व को दे दें, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अभी तो प्रधानमंत्री जो हैं वो गए हुए हैं 5 देशों के दौरे पे, तो उन्होंने अभी काफ़ी सारी मीटिंग्स भी की हैं, ब्राज़ील में भी थे, और अभी एक और कंट्री जो है वो अमेरिका के पास ही है, क्यूबा, वहाँ के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई है। तो ब्राज़ील में भी आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यूबा में भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात चल रही है। शायद क्यूबा में तो आयुर्वेद को मान्यता भी मिलने की बात आ रही है। तो ऐसे में हम आयुर्वेद डॉक्टर्स को ज़्यादा जिम्मेदारी से पूरे विश्व का सोचना चाहिए, और नहीं, कम से कम भारत का तो सोच लीजिए। इसलिए जो डिजीज़ है, एलर्जी है, इसकी संप्राप्ति, इसकी जो इटियोपैथोजेनेसिस है, उसको गहराई से समझिए। लेकिन इस सेशन में हम वो नहीं करने जा रहे हैं। मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा एलर्जी क्या है, लेकिन किसी दूसरे सेशन में बताऊंगा एलर्जी क्या है, उसकी गहराइयाँ। क्योंकि इस सेशन में जो ज़्यादातर आयुर्वेद डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, पीजी पीएचडी स्कॉलर्स आग्रह कर रहे हैं कि एलर्जी के इलाज में आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जा सकती हैं पूर्ण विश्वास के साथ, वो बताइए। तो इस सेशन में तो मैं वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी को आयुर्वेद में अगर लिखा जाए तो बोलते हैं अनूर्जता। अनूर्जता तो अगर मुझे पूछें तो ये अवैज्ञानिक परिभाषा है एलर्जी की। जी नहीं, एलर्जी अनूर्जता नहीं है। ऊर्जा होती है, शक्ति,
ऊर्जा होती है शक्ति, और अनूर्जता का मतलब है कि शक्तिहीनता। तो एलर्जी शक्तिहीनता नहीं है, इस बात को समझिए। अब एलर्जी क्या है फिर, तो उसके लिए मैं आपके सामने रखता हूँ कि महर्षि सुश्रुत ने जो बताया है कि बल जो है, जिसको मॉडर्न मेडिसिन इम्यूनिटी कहती है, तो बल या ओजस उसको आयुर्वेद में कहा जाता है। उसकी 3 स्थितियां होती हैं। एक होता है बल क्षय या ओज क्षय आप कह सकते हैं, एक होता है ओजो भ्रंश, और एक होता है ओजो व्यापत। 3 होती हैं। तो अगर आपको ओजो क्षय या बल क्षय को देखना है तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि क्षय का मतलब डेफिशिएंसी, तो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है, यानी इम्यून डेफिशिएंसी से होने वाले रोग। तो एलर्जी वो नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है ओजो व्यापत। तो ओजो व्यापत में क्या आता है कि ओजस या इम्यूनिटी बिगड़ जाती है, और इस हद तक बिगड़ जाती है कि वो इम्यूनिटी अपने शरीर के ही धातुओं पे, अंग अवयवों पे अटैक करती है, उनको विकृत करती है। तो ये तो ऑटोइम्यून डिजीजेस हो गया। अब बचा ओजो भ्रंश, ठीक है। तो अब ओजो विभ्रंश या ओजो भ्रंश जो है, इसको क्या कहेंगे? ये है कि जिसमें इम्यूनिटी थोड़ी सी अबनॉर्मल हो जाती है, यानी इम्यूनिटी जो बॉडी की का जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर ऐसी खराबी आ जाती है कि वो बाहर से जो चीज़ें आती हैं शरीर के संपर्क में, लेकिन वो हानिकारक नहीं होती हैं, हानि रहित होती हैं, यानी हार्मलेस होती हैं। तो शरीर का इम्यून सिस्टम या ओजस उनको समझ लेता है हार्मफुल, हानिकारक, और उनको ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है, जैसे हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन, फिर उसके बाद साइटोकिन्स, या फिर ल्यूकोट्राइन्स या प्रोस्टैग्लैंडिन्स, बहुत सारे, ताकि उनको नष्ट कर दें। अब जो चीज़ पहले ही हार्मलेस है उसको नष्ट करके क्या करेंगे? तो असर क्या होता है कि वो चीज़ चलो नष्ट हो या ना हो, लेकिन बॉडी को डैमेज जरूर हो जाता है, क्षति हो जाती है, और ये है एलर्जी। तो आप एलर्जी को या बोल लीजिए ओजो भ्रंश, ओजो विभ्रंश, ऐसा कुछ बोल दीजिए, या फिर एक और ज़्यादा अच्छा शब्द हो सकता है असात्म्यता, जो शरीर को सात्म्य नहीं है, जो शरीर के अनुकूल नहीं है, और शरीर उसके प्रतिक्रिया करता है उसके विरुद्ध, असात्म्यता। तो हम लोग तो आमतौर पर आपने देखा होगा, हम लोग तो बोलने में लिखने में एलर्जी को असात्म्यता ही लिखते हैं, ठीक है, या ओजो विभ्रंश भी लिखते हैं, या ओजो भ्रंश लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई एलर्जी। समझ में आ गया कि बेसिकली एलर्जी क्या है? बाहर से कोई हानि रहित, जो नुकसान नहीं करती है, शरीर के कांटेक्ट में वो चीज़ आई, शरीर के भीतर प्रवेश की, और उसके विरुद्ध जो बॉडी का इम्यून सिस्टम था उसने बहुत ज़्यादा बल के साथ, बलपूर्वक, बहुत ज़ोर से उसका प्रतिकार किया, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए जिससे कि शरीर के धातुओं का ही नुकसान होना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, ये है एलर्जी। ओके, अब एलर्जी कहाँ कहाँ होती है तो हमने शुरू में देख लिया। एलर्जी नाक की तो सबसे ज़्यादा है, सबसे मुझे लगता है कि हालांकि आंकड़े एकदम सही तो नहीं है, लेकिन 75% जो पूरी दुनिया में एलर्जी है वो नाक की एलर्जी है। आप देखिए इतनी ज़्यादा ये प्रेवलेंट है। ओके, फिर गले में वही नेजोफेरेंजियल एलर्जी हो जाती है, और नीचे जाएगी तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, तो और उसके बाद श्वास हो जाता है, तमक श्वास या ब्रोंकियल अस्थमा, या खाने से एलर्जी हो जाती है, फूड एलर्जी। उससे जैसे कोई चीज़ खाएगा पेशेंट, उसको वोमिटिंग होगी, उसको पेट में दर्द होगी, लूज मोशन होगा, रैशेस हो सकते हैं, ऐसी दवाओं से एलर्जी होती है, स्किन में कई प्रकार की एलर्जी है। तो ये सारी हो गई एलर्जी कैसे होती है। अब किस किस चीज़ से एलर्जी होती है, तो अब शरीर है, अब शरीर का इम्यून सिस्टम है, वो एलर्जी तो बाहर से आने वाले किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है।
लेकिन फ्रेंड्स सवाल ये है कि आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, आपके पास पेशेंट आ गया एलर्जी का, नाक की एलर्जी का आ गया, गले या छाती की एलर्जी का आ गया, या बाकी एलर्जी स्किन का आ गया, पेशेंट को एलर्जी है और आपको पता चल जाता है कि एलर्जी है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स के माइंड में जो एक दवाई आती है, जो एक औषध योग आता है, वो कौन सा है? आपको समझ में आ गया मैं किसकी बात करूँ? हरिद्राखंड। ओके, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, आप अगली बार हरिद्राखंड लिखने से पहले ज़रा अपने आप से पूछिएगा, ज़रूर पूछना चाहिए। कभी कभी अपने आप से ना कुछ कड़वे सवाल, तीखे सवाल भी करने चाहिए। हमेशा कंफर्ट जोन में रहना जो है वो उचित नहीं होता है, हमारा विकास रोक देता है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, हरिद्राखंड आपने पेशेंट को लिख दिया, उसको एलर्जी है किसी भी प्रकार की। ओके, तो उस आपने मान लो 1 चम्मच 5 ग्राम हरिद्राखंड उसको दे दिया कि सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम ले लो। ओके, उस 5 ग्राम में हल्दी कितनी है? बहुत बहुत कितनी हो जाएगी? 2 ग्राम होगी, 2.5 ग्राम से इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, इतनी होगी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये भारत है, ये पश्चिम नहीं है, ये कोई और कंट्री नहीं है, ये भारत है। यहाँ आप प्राचीन काल से हल्दी भोजन में खाई जाती रही है, और जिस पेशेंट को आपने 2 ग्राम हल्दी 3 बार दी है, वो तो पहले से ही 4-5 ग्राम हल्दी रोज की सब्जी में खा रहा है, तो इतने बरसों में उसको ओक साथ में नहीं हुआ क्या? ओक साथ में भी तो आखिर कोई चीज़ होती है ना। तो आपने तो बड़े अच्छे से लिख दिया हरिद्राखंड, लेकिन उसने असर कितना किया? और जब असर नहीं आता है तो फिर आप दोषी मानते हैं कि ये आयुर्वेद का दोष है, आयुर्वेद की दवाइयाँ काम नहीं करती। जी नहीं, आपने सोचा ही नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। एक बार तो आपने पूछा होता है अपने आप से कि जो हल्दी मैं दे रहा हूँ, वो हल्दी तो वो पहले ही 4-5 ग्राम रोज की खाता है, तो उसको तो ओक साथ में हो गया होगा। ओक साथ में तो आप समझते ही हैं ना, एंजाइम इंडक्शन, यानी लिवर के एंजाइम जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि बाहर से कोई भी चीज़ जाएगी, अल्टीमेटली उसको तोड़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि उसको धात्वाग्नि भूताग्नियों का स्थान ऐसे कहा जाता है, ये जठराग्नि धात्वाग्नि के बीच है, उसका काम है तोड़ना। उसमें एंजाइम्स होते हैं, हल्दी में जो भी एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, चाहे करक्यूमिन है या बाकी चीज़ें, उनको तोड़ देता है। तो वो पहले से ही तोड़े जा रहा है। आपने जो हरिद्राखंड दिया वो जल्दी से उसने उसको जो एक्टिव प्रिंसिपल तो हल्दी है ना, तोड़ दिया। मिला क्या पेशेंट को? कुछ भी नहीं मिला। रिजल्ट कहाँ से आएगा? थोड़ा बहुत आ जाएगा, आप प्रसन्न हैं कि चलो मेरा हरिद्राखंड काम कर गया। नहीं, अपनी सोच को आपको बदलना पड़ेगा। आपको सच्चाई, कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और कड़वी सच्चाई ये है कि वो हरिद्राखंड अमेरिका में, मैंने अभी भी नाम लिया, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, अफ्रीका में, नामीबिया में, जहाँ प्रधानमंत्री अभी पहुँचे हुए हैं, कनाडा में, तो काम कर सकती है, क्योंकि वहाँ हल्दी वहाँ के लोगों के भोजन का एक भाग नहीं है। लेकिन भारत में हरिद्राखंड से अगर आप काम चाहते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर आयुर्वेद के आचार्य ने जो ओक सात्म्य का कॉन्सेप्ट लिखा है ना, तो उसको फिर काट दीजिए। और अगर नहीं काटना है, उनकी बात माननी है, तो हरिद्राखंड लिखने से पहले ज़रा 10 बार सोचिए कि मैं क्या दूं। अब आप परेशान हो गए कि डॉक्टर वशिष्ठ आप तो बड़े ख़राब आदमी हैं। हरिद्राखंड एक दवाई थी, मैं बड़े अच्छे से लिखता था, आपने वो बोला कि मत लिखो, अब मैं क्या लिखूं? वही तो बताने जा रहा हूं। जब हमने काम किया, और इसके ऊपर हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लीजिए। जब हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, हमने देखा कि बहुत सारी दूसरी औषधियाँ तो बहुत ऊपर हैं और हल्दी तो 5वें 6ठे नंबर पे है नीचे, जहाँ तक एफिकेसी का सवाल है, इफेक्टिवनेस का। तो अब आप जानना चाहेंगे ना कि नंबर 1 की दवाई बता दो, नंबर 2। मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेशेंट है एलर्जी का, और मुझे इसको कौन सी 1 दवाई या 2 दवाई देनी है, और वो आप दे दो। रिजल्ट नहीं आता है तो मेरे साथ बात करो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्ट यूज़ करो, मैं कहता हूँ जिस रूप में मैं बताने जा रहा हूँ आप यूज़ करो। नहीं रिजल्ट आता है तो मेरे साथ बात करो ना कि डॉक्टर वशिष्ठ आप गलत बोलते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो हमने जब काम किया
तो नंबर 1 पे अब आप इसको लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, बोला हुआ है, लिखा भी हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी इस पे भेजे हुए हैं। नंबर 1 पे हमें आप पूछिएगा तो हम बताएंगे शटी मधुयष्टि, शटी नंबर 1, दूसरी मधुयष्टि मुलाठी, तीसरी कंटकारी, चौथी दुग्धिका, पांचवी एरंडमूल, छठी हरिद्रा, सातवीं शिरीष। उसके बाद और बहुत सारी आती हैं। तो जिस हरिद्रा खंड को एकदम आप फ्लुएंटली लिख देते हैं वो हमारी नज़र में हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, तो आप लिखते रहो ना भाई, हम किसी को मजबूर तो कर नहीं सकते, लेकिन अपने हमें जो ज़िंदगी भर मिला वो तो आप तक बोलेंगे ना। और आप अगर आपको मान लो सुझाव देना है तो हम तो देंगे ही ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका पेशेंट जो है वो ठीक ना हो। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि नंबर 1 पे शटी है, कपूर कचरी जिसे कहते हैं, हेडिचियम स्पाइकेटम, ठीक है। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है। आप सिंपली इतना काम करो कि कपूर कचरी की जो कंद होता है ना ज़मीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे, सॉइल में, उसको बोलते हैं राइजोम। तो राइजोम आप जो गांठें होते हैं तो वो राइजोम आप ले लो अच्छे से, जहाँ भी मिलता है, शटी का कंद मिलता है, अच्छा होना चाहिए क्वालिटी, अगर ज़रूरत पड़े तो टेस्टिंग भी उसकी करवानी पड़ेगी, ओके। तो आप उसको ले लीजिए अच्छी तरह, पहले उसको धो के साफ़ करके सुखा लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए, चूर्ण बन जाएगा, और उसका लगभग 3 ग्राम 2.5-3 ग्राम चूर्ण जो है वो पेशेंट को दिन में 3 बार देना शुरू करिए। और हमारा आग्रह है कि एक ही दवाई दीजिएगा, वो जो शटी चूर्ण है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैं तो शटी आदि चूर्ण दूंगा, भाई शटी आदि में आदि जहाँ आ रहा है वहाँ शटी तो एक भाग है ना, शटी एक भाग है, बाकी तो दूसरी औषधियाँ हैं, आप तो शटी दे रहे हो, तो शटी जाएगी कितनी? शटी के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कितना मिल रहा है पेशेंट को, जो काम करेगा एंटी एलर्जिक। ये काम कैसे करती है मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ, आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं बताऊँगा कैसे काम करती है वो बताऊँगा। लेकिन शटी जो काम करती है वो शटी आदमी तो एक भाग है, क्या फ़ायदा है लिखने का भाई? आप लिखो जहाँ बाकी इंग्रेडिएंट्स के भी आपको एक्शंस चाहिए वहाँ लिखो, यहाँ, लेकिन यहाँ तो मैं शटी की बात कर रहा हूँ। तो आप शटी चूर्ण दे दो, और दिन में 3 बार तो आपको देना चाहिए एलर्जी में, ओके, 2-3 ग्राम तो देना ही चाहिए, ओके। लेकिन अगर आपको लगे कि एलर्जी बहुत सीवियर है, दारुण है, और बहुत क्रॉनिक है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती है मेडिसिन को, या पेशेंट का बॉडी वेट ज़्यादा है, तो आप केवल 2-3 ग्राम तक सीमित मत रखो अपने आप को। या तो शटी की डोज बढ़ाओ, 4 ग्राम कर दो, 5 ग्राम कर दो, एक डोज, या फिर आप 3 बार की बजाय 4 बार, 5 बार, 6 बार दो। हम तो पसंद करते हैं 6 बार देना। रीज़न क्या है? आइए, आचार्य ने जब कहा है कि मुहुर्मुहु दीजिए, तो मुहुर्मुहु देने से क्या होता है जानते हैं? एक बार आप थोड़ा सा सोचिएगा ज़रा, इस तरह भी सोचना चाहिए। आपने एक पेशेंट को आपने मान लीजिए 5 ग्राम शटी एक साथ दे दी, और 3 बार दे दी पेशेंट को, अगर उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी है तो, मतलब इतनी सीवियर है कि आपको लगता है कि स्टेरॉइड देने पड़ेंगे, तो आपको लगता है चलो मैं 5 ग्राम 3 बार देता हूँ, मैक्सिमम डोज है। एक पेशेंट वो है, और दूसरा पेशेंट है उसको आपने 2.5 ग्राम 6 बार दी। तो हमारा एक्सपीरियंस है कि जिसको 2.5 ग्राम 6 बार दी ना, वो रिजल्ट, उसमें रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा, जल्दी आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों? अरे बहुत सिंपल सी बात है, जो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का एरिया होता है वो तो उतना ही है ना। अब आपने एक बोलस दे दिया, एक बड़ी क्वांटिटी में शटी चूर्ण दे दिया, ये सभी औषधियों के ऊपर लागू होता है, मैं तो प्रोटोटाइप आपको शटी बता रहा हूँ। शटी का आपने एक बड़ा सा क्वांटिटी दे दी और वो जा रही है नीचे। अब क्या हो रहा है कि जिस एरिया में से गुजरती है वहाँ तो जो अवशोषण की वो जो सेल्स हैं उनकी शक्ति, कैपेसिटी, क्षमता वो तो सीमित है। तो हो क्या रहा है कि एक बड़ा सा बोलस जो जा रहा है ना औषध का,
धीरे 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 उसका पूरी सारी औषध का कांटेक्ट नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से, और बहुत सारी औषध बाहर निकल जाती है। ओके, आपने तो दे दी, अब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? इसलिए आचार्यों ने कितनी बुद्धिमत्ता से बोला, उन्होंने कहा मुहुर्मुहु दीजिए। और मुहुर्मुहु का मतलब इन डिवाइडेड डोजेस। अगर आपको मुहुर्मुहु का अनुवाद करना हो ना मॉडर्न लैंग्वेज में, तो आप डिवाइडेड डोजेज बोलिए। तो आप उसी 5 को 2.5 ग्राम करके अगर 6 बार देते हैं तो क्या हो रहा है, 2.5 ग्राम का एक बोलस गया, उसके पीछे पीछे दूसरा 2.5 ग्राम का आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, 5वां आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक साथ उसको जो इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है उसका काफ़ी सारा एरिया जो है ना वो मिल जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। तो आचार्य ने तो बता दिया, हम आप मानते नहीं हैं तो दोष ना आयुर्वेद का है ना आचार्यों का है, ये दोष हमारा आपका है। तो अगली बार जब उंगली उठाएंगे ना कि ये दवाई काम नहीं करती या आचार्यों ने गलत लिखा या इसने लिखा, तो उससे पहले जरा अपने आप से सोचिएगा कि क्या मैं सिद्धांतों के अनुसार औषध का उपयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो छठी चूर्ण मैंने बोल दिया ना पेशेंट को, क्योंकि मैं छठी पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, हमें हमारा मानना है, एक स्टेटमेंट देते हैं, आप इसको कोट कर सकते हैं, दूसरे को क्या है हमें नहीं पता है, हमें अपनी लाइफ टाइम में जो एक्सपीरियंस मिला। पूरे आयुर्वेद में एक औषध अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंटी एलर्जिक है और साथ में हर है तो वो छठी है। इसलिए अगर कोई आयुर्वेद डॉक्टर, मैं बहुत खुले में बोल रहा हूँ, अगर कोई आयुर्वेद डॉक्टर छठी में यूज़ होने वाली दवाइयों को गिनाता है, मुझे माफ़ करेंगे, एलर्जी के इलाज में अगर इस्तेमाल की जाने वाली आयुर्वेद की दवाइयों को गिनाता है, सूची बनाता है और उसमें छठी नहीं है, तो हमारा मानना है कि वो अपूर्ण है। उस आयुर्वेद चिकित्सक को थोड़ा और पढ़ना चाहिए, उसको थोड़ी और चर्चा करनी चाहिए और गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानतावश अपने पेशेंट्स को छठी जैसी महान औषधि का लाभ नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये मानवता के साथ या फिर आयुर्वेद के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आप यूज़ करो, मैंने तो खुला बोल दिया ना, मैं तो खुला अपने आप को बोल रहा हूँ ना आपके सामने। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे बोलो कि डॉक्टर वशिष्ठ तुम झूठे हो, तुम गलत बताते हो। लेकिन अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मत बोलो, मुझे कुछ नहीं बोलो, आयुर्वेद के आचार्यों के आगे नमन कर देना, इतना तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा पेशेंट इतना ज़्यादा इतनी क्वांटिटी में चूर्ण नहीं खा सकता, इतनी बार नहीं खा सकता, एक और बताता हूँ तरीका, ऐसे नहीं फाँकना है पानी के साथ, आप ऐसा करो चाय बना के पिला दो ये दूसरा रास्ता बता देता हूँ, या फिर हनी में मिक्स करके जैसे तैसे खिला दो, उसकी गोलियाँ बना के खिला दो कुछ। लेकिन अगर आपको लगता है ये सारे जो तरीके हैं ये पेशेंट नहीं मानता है, तो फिर आप छठी का जो घन बना के ना उसकी घन दे दो, उसकी टैबलेट दे दो, घन टैबलेट, घन बटी कुछ दे दो। तो हाँ, छठी घन टैबलेट देनी है तो डोज तो आपको पूरी रखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली 2-3 ग्राम से एक टैबलेट निकलती है, तो आपको अगर 5 या 6 ग्राम छठी का चूर्ण बहुत सीवियर कंडीशन में देना है तो आप छठी घन की 2 टैबलेट दे दो, दिन में 3 बार, कभी ज़्यादा भी देनी पड़ेगी, 4 बार, 5 बार, 6 बार शुरू में दीजिए। बहुत सारे डॉक्टर्स अब बेचारे हैं, मैं उनके ऊपर दया ही कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को अगर आप बोलेंगे कि आयुर्वेद महर्षि आत्रेय आपके मुंह में चम्मच से डालें तो फिर वो तो होने वाला है नहीं। कुछ डॉक्टर्स को अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए ना। हर बार वो कहते हैं साहब आप इतनी इतनी दवाई बता देते हैं, इतनी वो दे देते हैं, इतनी वो दे देते हैं, पेशेंट खाएगा कैसे? अरे भाई, उसके साथ आप ये नहीं समझते कि ये एक ही दवाई देनी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैंने 3 दवाइयाँ बतानी है और तीनों की तीनों आपने 6-6 ग्राम 18 ग्राम चूर्ण जो है 3 बार देना है पेशेंट को 54 ग्राम्स। ऐसा तो नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आप ये दे दो, छठी दे दो या मधुयष्टि दे दो या कंटकारी दे दो या कोई और दे दो। तो जब एक ही दवाई देनी है तो दूसरी कोई दवाई का आप 3 से 6 ग्राम चूर्ण दे देते हैं, तो फिर छठी का अकेले देने में आपको क्या ऑब्जेक्शन है भाई? लेकिन अगर आपको छठी घन टैबलेट देनी है तो 2-2 टैबलेट दीजिए, और वो हमेशा ज़िंदगी भर नहीं आपको देनी है।
वो शुरुआत में देनी है। जैसे ब्लड लेवल बनेगी, जैसे ब्लड लेवल सटीक के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वीर्य जो है, जैसे जैसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी ब्लड लेवल बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इफेक्ट आना शुरू होता है। जब उसका पूरा असर आना शुरू हो जाए तो पेशेंट को सुधार आ जाए, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आप डोज को कम कर दीजिए ना। अब आप चाहते हैं कि डोज भी आप माइक्रोस्कोपिक दें और आपका पेशेंट भी ठीक हो जाए, तो फिर मैं वही बोलूँगा ना, जब बार बार बोलता हूँ कि भगवान ही मालिक है। आप चाहते क्या हैं? आप खुद पूछिए अपने आप से। दवाई भी मैं पूरी डोज में नहीं दूंगा, रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा चाहिए, तो फिर भगवान ही मालिक है। अब भाई डोज तो पूरी दो, आयुर्वेद को दोष मत दो। मैंने सुना है बहुत बार अपने कानों से, कुछ एक डॉक्टर्स जो हैं वो जब उनको अच्छे CMEs वगैरह में अच्छा सब हो जाता है, उनकी आदर खातिर बहुत होती है, तो फिर वो मंच पे खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है। मैं उन डॉक्टर्स से कह रहा हूँ कि आप जब तक किसी औषध को फुल डोज में नहीं देंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप आयुर्वेद को दोष दें या आयुर्वेद के आचार्यों को दोष दें। आयुर्वेद की कंपनियों को दोष दे दो, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, कोई कंपनी अच्छी दवाई नहीं बनाती है, आप बोलो, लेकिन आचार्यों को और आयुर्वेद को दोष मत दो। दोषी आप हैं अगर फुल डोज में नहीं दे रहे, तो आप दे दो छठी घंट टैबलेट, 2 टैबलेट दिन में 6 बार दे दो, या छठी चूर्ण दे दो जितना मैंने बोला है। उसका एसिड, उसका 2 ग्राम चूर्ण भी काफ़ी होता है अगर सही है, लेकिन कई बार जो चूर्ण मिलता है उसमें फाइबर बहुत होता है, तो क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। आपको बता देता हूँ, अगर आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, जब चूर्ण बनता है ना तो कपड़छन करते हैं ना, तो कपड़छन करने से जो उसका जो मैश बोलते हैं, ये एक मैश क्या होती है, जाली या छलनी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में ना छलनी होती है 20 मैश की, उस बहुत मोटे मोटे दाने निकलते हैं उसमें से, फिर 30 मैश, 40 मैश, 60 मैश, 80 मैश। अब आपने चूर्ण बना लिया हाथ से और कपड़छन कर लिया, वो तो 20 मैश का था। आपने किसी कंपनी का चूर्ण ले लिया, वो तो 40 मैश का है। तो क्या है, उसके अंदर इतना फाइबर है कि एक्टिव प्रिंसिपल बहुत कम है। आप तो पूरी डोज दे रहे हो। आपने शास्त्र ने लिख दिया कि भाई आप 2 ग्राम दे दो, आपने 2 ग्राम दे दिया, लेकिन एक्चुअली तो उसको 1 ग्राम भी नहीं मिला पेशेंट को। तो होना क्या चाहिए, या तो बिल्कुल एकदम सूक्ष्म चूर्ण जो है वो दीजिए, 60 मैश का दीजिए, 60 मैश का चूर्ण दीजिए, या फिर आप 80 मैश का दीजिए। तो हम लोग भी कुछ चूर्ण बनाते हैं, तो जो छलनी का नंबर क्या है, 60 है, 80, जितनी मैश बढ़ती जाएगी इतना चूर्ण आपका सूक्ष्म होता जाएगा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है फाइबर निकल गया जो काम का नहीं था, पीछे क्या बचा, एक्टिव प्रिंसिपल्स, बायो एक्टिव कंपाउंड्स, वो जा रहे हैं। उनको अब पाचन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाचन का अभिप्राय क्या है, आपने दवाई ली, पेशेंट ने दवाई ली, उसके और वो जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो फाइबर के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं पक्की तरह से। तो एंजाइम्स क्या करेंगे, अलग करेंगे ना फाइबर से बायो एक्टिव कंपाउंड्स को। आपने पहले ही फाइबर को निकाल दिया, एक बारीक चूर्ण दे रहे हैं, 60 मैश या 80 मैश का, फाइबर तो है ही नहीं, तो पाचन एंजाइम को सेपरेट किससे करना है, यानी पाचन किसका होगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली जाके एब्जॉर्प्शन होगी फ्रेंड्स। तो आप ऐसा करिए। मेरा कहना है कि आप जब कोई काम करते हैं ना, तो अपने मन मस्तिष्क के सारे दरवाजे खोलिए पहले, और अपनी निष्ठा रखिए आप अपने रोगी के साथ। आप किसी भी प्रकार से अपने रोगी को जो है, आप अपने रोगी को सुधार दीजिए, उसकी हेल्थ उसको वापस करिए, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करिए, और अगर बीमारी हो गई है तो उस बीमारी को दूर करिए। ये मैंने काफ़ी समय ले लिया छठी पे, जो ज़रूरी था। कुछ बातें होती हैं जो एग्जाम्पल के साथ जब बताई जाती हैं तब जाके दरवाज़ा खुलता है। मेरी बातें तो आपको बुरी लगती होंगी, मैं मानता हूँ। मुझे उसका इसलिए अफसोस नहीं है क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो आपके भले के लिए कह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई बहुत दुख नहीं हो रहा।
फिर भी अगर हो रहा है तो चलो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा ना, और सच यही है। अब दूसरी दवाई आप यूज़ कर लीजिए, मधुयष्टि है, तो मधुयष्टि के साथ क्या है, अब वही बात है, चूर्ण दे दीजिए, या मधुयष्टि का क्वाथ बना के दे सकते हैं आप, मधुयष्टि का क्वाथ बना के दे सकते हैं, लेकिन क्वाथ बनाएंगे तो यवकुट होगा, तो चूर्ण की डोज तो आप रखेंगे 3 से 6 ग्राम, लेकिन क्वाथ की डोज तो 10 से 12 ग्राम जाएगी ना। यवकुट होता है, यवकुट का मतलब उसमें फाइबर और ज़्यादा है, तो क्वाथ बनाना है वो पिला दीजिए, चूर्ण देना है तो 3 से 6 ग्राम दीजिए। लेकिन इतना तो आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे जैसे आप मधुयष्टि की डोज को बढ़ाएंगे वो लैक्सेटिव इफेक्ट करती है, वो रेचक होती है, तो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मेरा मल तो पतला होता जा रहा है, द्रव मल हो रहा है, ज़्यादा पतला भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन में भी इसलिए यूज़ करते हैं ना मधुयष्टि को। तो आपको अब क्या है कि आपको डिसाइड करना है। देखिए आप डिसाइड कैसे करेंगे, आचार्य ने लिख दिया, उन्होंने कहा कि जब आपको चिकित्सा करनी है ना तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा, मैं गिनाता हूँ, चरक विमान में लिखा हुआ है, दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, सात्म्य, सत्व, आहार, ये वयस, ये सारे कुछ लिखे हैं, प्रकृति, सारे फैक्टर्स हैं। तो इतने फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है जब आप एक दवाई देते हैं, लेकिन आप कितने फैक्टर्स कंसिडर करते हैं? जो करते हैं उनको नमस्कार, जो नहीं करते हैं वो आपसे पूछे, अपने आप से पूछे। तो मैं कहता हूँ इतने सारे मत करो, इतना तो करो कि पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, पेशेंट की बीमारी कितनी सीवियर है, ये तो देखिए, और उस दवाई का क्या कुछ ऐसा इफेक्ट है जो हम नहीं चाहते हैं। मधुयष्टि का जो रेचक इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो उसका एडेड बेनिफिट है, लेकिन क्या हमें इसमें चाहिए? अगर तो चाहिए, किसी ऐसा भी एलर्जी हो सकती है, मान लो तमक श्वास, आप चाहते हैं कि ठीक है तमके तो विरेचनम देना है तो दे दीजिए ना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि विरेचन मेरा पेशेंट नहीं सहन कर पाएगा, नहीं देना है, उसका कामकाज ऐसा है कि बार बार वो नहीं जा सकता टॉयलेट, तो फिर आप क्या करेंगे? आप दो ही काम कर सकते हैं ना, या तो आप इसकी डोज कम करेंगे ना, मधुयष्टि की डोज आप कम करेंगे, और फिर आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं कि भाई उसके साथ कोई दारू हरिद्रा जैसी औषध डाल दें कि वो अपना काम करे मधुयष्टि। दारू हरिद्रा ग्राही काम से, या आपने जातिफल डाल दिया तो उसे ग्राही कर्म से वो लूज मोशन जो द्रव मल है वो नहीं हो रहा है। तो ये तो आपको युक्ति तो और किसको कहते हैं, यही है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में हैवी डोज देने से, जैसे मैंने शटी के केस में कहा, आप मुहुर्मुहु दे सकते हैं ना मधुयष्टि की डोज। फिर भी 24 आवर्स में अगर डोज ज़्यादा जाएगी तो रेचक इफेक्ट तो आएगा, तो ऑब्वियसली आपको डोज कम करनी पड़ेगी। और अगर उसमें इफेक्ट आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको साथ में दूसरी कोई एंटी एलर्जिक दवाई मिलानी पड़ेगी। आप शटी भी मिला सकते हैं, आप कंटकारी भी मिला सकते हैं, दुग्धी का भी मिला सकते हैं, और आप एरेंडामोल हरिद्रा या शिरीष भी मिला सकते हैं। चॉइस इज योर्स। आप देख लीजिए कि इस पेशेंट को इसके साथ कौन सी मुझे मेडिसिन को ऐड करना चाहिए, वो कर दीजिए। हमने भी ऐसा ही किया। हमने देखा कि मधुयष्टि को जब ज़्यादा डोज में देते हैं तो ये होता है, तो हमने मधुयष्टि के साथ शटी को मिला लिया और एक टैबलेट बना दी, लर्जेक्स टैबलेट। तो लर्जेक्स टैबलेट जो है वो एंटी एलर्जिक है, इसमें वैसे हमने जहर मोरा और यशद भी डाली। तो अब आपके सामने चॉइस हो गई, आप मधुयष्टि घन टैबलेट चूर्ण यूज़ करो, आप मधुयष्टि की घन टैबलेट यूज़ करो, या मधुयष्टि और शटी से बनी हुई लर्जेक्स टैबलेट यूज़ करो। चॉइस इज योर्स। आपने डिसीजन आपका है, आप देखो क्या करना है। ओके, अब आप चाहें तो यष्टयादि चूर्ण दे दो, लेकिन मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। हालांकि मैं लिखता हूँ अपने लेखों में, हम लोग लिखते हैं, फिर भी मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि यष्टयादि चूर्ण जो है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप एंटी एलर्जिक इफेक्ट देना चाहते हैं पेशेंट को, तो यष्टयादि के सारे घटक द्रव्य जो हैं, घटक औषधियाँ, वो एंटी एलर्जिक इफेक्ट दें। इसलिए एक औषध पे जाइए, वैज्ञानिक तरीके से चिकित्सा करिए। अब दोगे, तीसरी आई कंटकारी। फ्रेंड्स, मैं आपको सच कहता हूँ, आप विश्वास करिए,
हमने बहुत प्रयास किया। आप क्योंकि कंटकारी से मेरा एक भावनात्मक एक रिलेशन है। भावनात्मक क्या है मैं बताता हूँ। मैं बचपन में मुझे एक बार खांसी हो गई, और वो खांसी काफ़ी, मैं अपने ननिहाल गया था, वहाँ मुझे खांसी हो गई। तो मैं वहाँ 1 महीना रहा, 1 महीना दवाई ववाई दी, लेकिन मुझे खांसी होती रही। फिर मैं घर आया, तो घर आके मेरे दादाजी ने देखा कि मुझे तो बहुत खांसी हो रही है, तो वो मुझे अपने बाग में ले गए, और बाग में उन्होंने क्या किया, एक पौधा था उसको उखाड़ा, 2-3 पौधे उसी तरह के। तो मुझे कोई ख़ास पता नहीं था, उनको अच्छी तरह धोया, उनको काटा, और फिर उसका क्वाथ बनाया, फिर घन बनाया, और घन में थोड़ा हनी मिक्स करके मुझे चाटने को कहा। और जैसे मैंने शुरू किया, आप विश्वास करिए, मैं उस टाइम पे मेरी उम्र रही होगी कोई 6-7 साल, ओके। तो आप विश्वास करिए, पहली डोज से मुझे इफ़ेक्ट आया और 3 दिन में मेरी खांसी ख़त्म हो गई। और वो जो है, वो खांसी कहीं ना कहीं हमारे कुल में भी मुझे लगता है कि एलर्जी का कुछ इफ़ेक्ट हल्का फुल्का ज़रूर है, मुझे भी कभी महसूस होता है। वो खांसी जो है वो एलर्जिक थी। 3 दिन में जिस दवाई ने वो खांसी ठीक कर दी उसका नाम था कंटकारी। अब मैं तो उसका फ़ैन हो गया। जब मुझे खांसी आती थी मैं दादाजी से वो मांगता था कि मुझे वो दवाई दे दीजिए, तो उन्होंने बना के रखी होती थी, मुझे दे देते थे। और जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो बहुत प्रयास किया कि कंटकारी नंबर 1 पे आ जाए। बाइस्ड तो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं ना, बाइस्ड तो हो ही जाते हैं पक्षपातपूर्ण। तो मेरी इच्छा थी कि मैं नंबर 1 पे हम कहें कि जो कंटकारी है सबसे ऊपर है, नंबर 2 पे शटी है, नंबर 3 पे मधुयष्टि है। लेकिन नहीं, शटी है, उसका कोई जवाब नहीं है। मधुयष्टि में एडेड बेनिफिट बता देता हूँ आपको, क्या उसको इतना इफेक्टिव बनाती है वो भी बता देता हूँ। वो इफेक्टिव इसलिए बनती है कि नेचुरल स्टेरॉयड होते हैं उसके अंदर। इसलिए जब कभी मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, जब कभी हमें ज़रूरत महसूस होती है ना कि इस पेशेंट को स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है, हम तो मधुयष्टि देते हैं। मधुयष्टि कोई भी रोग होगा, मान लो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या एलर्जिक डिसऑर्डर है या कुछ और है, हम तो देते हैं मधुयष्टि, चूर्ण दे देंगे। लेकिन आजकल तो हम लोग घन टैबलेट देते हैं या फिर लर्जेक्स देते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे कंटकारी के आने का एक बड़ा कारण ये था कि जितनी मतलब स्ट्रेंथ में शटी काम करती है और मध्यष्टि करती है, कदाचित उससे थोड़ा सा नीचे जो है रहती है कंटकारी। दूसरी बात क्या है कि शटी में ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट है, इसलिए वो ब्रोंकियल एस्मा में भी बहुत अच्छा काम करती है, जबकि कंटकारी में है लेकिन वो कम है। दूसरी ओर मधुयष्टि में जो बोल दिया स्टेरॉयड का इफेक्ट है, वो कंटकारी में नहीं है। तो किसी न किसी रूप में हमने देखा कि जब एलर्जी के पेशेंट्स को हम लोग शटी देते थे बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, मधुयष्टि देते थे उसका भी अच्छा आता था, कंटकारी उनके पीछे पीछे चलती थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंटकारी। तो कंटकारी को देंगे कैसे? कंटकारी को देने का तरीका क्या है? इसका चूर्ण तो मिलता नहीं। आ जाके एक जो दो जो इसकी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, शास्त्रीय योग मिलते हैं, कौन कौन से हैं? कंटकारी अवलेह है और व्याघ्री हरित की है, ठीक है, 2 ही मिलते हैं। हमने बहुत यूज़ की है कंटकारी अवलेह, हमने बहुत यूज़ की है व्याघ्री हरित की। और कभी तो हमने अपने जो आयुर्वेद डॉक्टर्स थे, इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी बहुत पहले हम लोगों ने व्याघ्री हरित की और कंटकारी अवलेह से उनकी ये जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, यूँ समझ लीजिए कि रिलीफ दिया है, ठीक है। तो कंटकारी को आप दे सकते हैं। दूसरा फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कंटकारी तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है, इसका वो बोटानिकल नाम होता है सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, ठीक है। तो ये मिलती है, कांटेदार होती है, मिल जाती है, लेकिन वो कांटे चुभते भी हैं, इतना कर नहीं पाएगा पेशेंट आपका, अभी नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम लोगों ने इसका घन टैबलेट बनाया। तो आप चाहे तो कंटकारी घन टैबलेट है, लेकिन हमारे पास जो सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है 2-3 ही है, कोई बहुत ज़्यादा छिपा के नहीं रखे हैं। पहला है कि सही मेडिसिन का चुनाव करिए, उसको सही कल्पना में, रूप में, फॉर्म में दीजिए और सही डोज में दे दीजिए
और सही समय तक दे दीजिए। हमारी नज़र में युक्ति तो यही है, और जब आप कंटकारी को ऐसे यूज़ करते हैं तो रिजल्ट मिलने वाला है, हमें भी मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर एक कंटकारी को देना है ना, तो 4-4 कंटकारी घन टैबलेट दिन में 3 बार से शुरू करते हैं, ओके, या 2-2 टैबलेट को 6 बार देते हैं। पहले 72 घंटे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, और उसको कंटिन्यू करते हैं। हफ्ते 10 में डोज कम करते करते उसको 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे पे ले आते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गई बात कंटकारी की। अब बची बाकी दवाइयाँ। तो मैंने चौथी दवाई गिनाई थी दुग्धिका यूफॉर्बिया थाइमिफोलिया, ओके। तो दुग्धिका का एक नाम है, जैसे हर एक कई बार कुछ दवाइयों के नाम पड़ जाते हैं ना, तो दुग्धिका को भी एक आम अंग्रेजी में इसको कहता है दमा, कहा जाता है दमा की दवाई, या फिर इसको बोलते हैं एस्थमा ड्रग। एस्थमा मीन्स एस्थमा ड्रग बोलते हैं इसको, किसको, दुग्धिका को। ये बहुत अच्छी एंटी एस्थमेटिक है, बहुत अच्छी, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, बहुत अच्छी दुग्धिका एंटी एस्थमेटिक। लेकिन क्यों है ये ज़्यादातर काम कहाँ करती है, ये करती है एलर्जिक ब्रोंकियल एस्थमा में। तो क्योंकि एंटी एलर्जिक है, थोड़ी बहुत ब्रोंकोडायलेटर भी है, थोड़ी बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जो एस्थमा में चाहिए होता है, तो इफेक्ट करती है। तो हमारा कहना है कि अब हम दुग्धिका को कब यूज़ करते हैं ये भी बता देते हैं। पहले 3 दवाई सबसे ज़्यादा तो 2 ही यूज़ करते हैं, नंबर 1 शटी और मध्यष्टि, ओके, एक साथ दे देंगे, अल्टरनेट दे देंगे। लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि अगर पेशेंट को लंबे समय तक एंटी एलर्जिक दवाई देनी है, स्किन की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग शटी मध्यष्टि का कोर्स देने के बाद फिर उनमें से एक दवाई को कम करके उसकी जगह कंटकारी ऐड कर देते हैं। फिर उसमें से एक दवाई कम करके कंटकारी के साथ दुग्धिका ऐड कर देते हैं। फिर लंबे समय तक जब ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि हम लोग ना ओक्स आत्मीय को हमेशा अपने सामने रखते हैं, एंजाइम इंडक्शन को या टॉलरेंस को, जो ड्रग टॉलरेंस हो जाती है, ओके। तो इस तरह से ये जो 6-7 दवाइयाँ हैं ना, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, और फिर एरेंडोमोल आ जाता है, तो ये 5 दवाइयों में हमारा काम चल जाता है। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हमें हरिद्रा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, हरिद्रा खंड की करते हैं किसी पेशेंट में, और शिरीष भी बहुत कम यूज़ करना पड़ता है। फ्रेंड्स, 5 दवाइयाँ आपके पास एंटी एलर्जिक इतनी इफेक्टिव है, शटी है, मध्यष्टि है, कंटकारी, दुग्धिका, एरेंडोमोल है। अब एरेंडोमोल को कैसे देंगे, एरेंडोमोल का क्वाथ दे दीजिए, तो इतना झंझट कोई नहीं करता है। कहने को जो विद्वान होते हैं ना, कुछ हमारे वैद्यों में ना, कुछ तो विद्वान होते हैं, उनको तो वैद्य की या चिकित्सा से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ वैद्यों के अंदर भी विद्वान होते हैं, तो उनको भी अपनी विद्वता दर्शानी है। तो वो बोलते हैं कि ये मैं पेशेंट को क्वाथ पिलाऊंगा, ये करूंगा, पिला लेते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको नमस्कार है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि पेशेंट क्वाथ ज़्यादा दिन पीता नहीं, तो एरेंडोमोल का क्वाथ ज़्यादा नहीं पीना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरेंडोमोल घन टैबलेट है वो दे दीजिए। और हरिद्रा यूज़ करना है तो आपके पास है ही, हरिद्रा खंड दे दीजिए, हरिद्रा चूर्ण दे दीजिए, घृत में भ्रष्ट हरिद्रा दे दीजिए, हरिद्रा घन टैबलेट दे दीजिए। और शिरीष है, शिरीष का क्वाथ बना के दे दीजिए, अच्छा है, काम हुआ है शिरीष पे भी, एंटी एलर्जिक है लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर है, वीक है, उसके क्वाथ वगैरह बना के दे दीजिए। अकेला इतना काम नहीं करता, उसको सपोर्टिव उसके साथ कुछ आपको देनी पड़ेगी, कंटकारी देनी पड़ेगी, मध्यष्टि देनी पड़ेगी, वासा देनी पड़ेगी, ऐसा इस तरह से गुडुचि देनी पड़ेगी। तो उसका क्वाथ दे दीजिए या शिरीष के घन टैबलेट दे दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमने आपको 7 दवाइयाँ बताई, इनमें 5 तो सचमुच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, 2 भी ये लास्ट वाली इफेक्टिव हैं, थोड़ी कम है, और क्यों कम है वो मैंने आपको कारण बता दिया है। अब आप पूछेंगे कि जब एलर्जी के पेशेंट को जो भी दवाई शुरू की, अगर तो थोड़े दिन की बात है, पेशेंट ठीक हो गया, तो ग्रेजुअली दवाई को धीरे धीरे टेपर ऑफ करिए, मीन धीरे धीरे कम करते हुए कोशिश करिए बंद करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे मैं बंद करने लगती हूँ, ये करने लगता हूँ, तो एलर्जी फिर बढ़ने लगती है, तो जल्दी से बंद मत करिए। मेंटेनेंस डोज को लंबे समय तक, कुछ महीनों तक जारी रखिए, और फिर उस मेंटेनेंस डोज को थोड़ी को और लंबा खींच लीजिए। गलती कहाँ होती है कि जब जैसे ही पेशेंट को आराम आता है, पेशेंट तो वैसे ही दवाई नहीं खाना चाहता, खाने में तकलीफ होती है, पैसा खर्च होता है, डॉक्टर के पास आना पड़ता है, बंधन महसूस होता है, बहुत सारे हैं।
तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब दवाई बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर मेरा तो पहले ही बेचारा है, वो तो समझता है, वो कहता कर देते हैं। अरे भाई क्यों? हु इज़ द पेशेंट टू टेल यू कि दवाई बंद कर दीजिए? ठीक है, पेशेंट को लगता है कि मेरी दवाई को एडजस्ट करना है, आपको कर दीजिए, बट डोंट एक्ट 100% एज पर द विशेस ऑफ योर पेशेंट। हाउ कैन यू कैन नॉट सिंपली अफोर्ड। कैसे कर सकते हैं? आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप पेशेंट को समझाइए, भाई आप ऑफिस में काम करते हैं, हम आपकी डोजेज को डिवाइड कर देते हैं। 2 डोजेज आपकी हम बिफोर लिविंग फॉर ऑफिस दे देते हैं, 2 आफ्टर यू कम टू हाउस टू योर होम दे देते हैं, अगर 4 डोज देनी है तो, और 1 डोज अगर वो लंच में ले सकता है, फाइन। लेकिन मेरा कहना है कि दवाई जो भी आप दे रहे हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये नहीं, कोई भी दवाई आयुर्वेद की दे रहे हैं, सडनली उसकी डोज को कम मत करिए। हमारा तो डोज कम करने का तरीका बड़ा अजीब है, आपको तो बड़ा आश्चर्य होने जाला है। जैसे मान लीजिए हम किसी को लर्जेक्स टैबलेट देते हैं, एंटी एलर्जिक, 2 टैबलेट 3 बार दे रहे हैं, और पेशेंट को आराम आना शुरू हो गया, पेशेंट को से एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, ओके, या एलर्जिक एक्जिमा है, या एलर्जिक ब्रोंकियल है, तो वो कहता है मैं तो अब काफ़ी ठीक हूँ, तो मेरी दवाई को कम करिए। हम बोलते हैं अच्छा करते हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स ए डे मीन्स 42 टैबलेट्स इन अ वीक। एक हफ्ते में 42 गोली हुई ना। हम बोलते हैं कि अगले हफ्ते तुम ना 41 टैबलेट्स लेना, उसके बाद अगले हफ्ते ना 40 टैबलेट्स लेना, तो हफ्ते में 1 टैबलेट कम करते हैं। दिस इज हाउ वी शुड टेपर द डोज ऑफ। ये इसको सीखिए, ये युक्ति है। और आप इसको मेरा अहंकार नहीं मानिएगा, हमने ज़िंदगी आयुर्वेद में समर्पित कर दी, उसके बाद आपको ये बता रहे हैं ना, कल पास आउट करके आज आपको नहीं बता रहे हैं, और पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं, और ये भी ये समझ के बता रहे हैं कि एक दिन ये शरीर नहीं रहने वाला है, ये शरीर हिल रहा है, एक दिन समाचार आएगा डॉक्टर वशिष्ठ मर गया, बस बात खत्म, 1 2 3। उस मौत को सामने रखते हुए आपके साथ सच बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। कंपनी बनाई है तो लगता है कि हम कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं, जिम्मेदारी की भावना है, आयुर्वेद हमारा है, भारतीयों का है, तो हमें जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा। इसलिए जो भी बोलते हैं, अगर मैं कभी थोड़ा मेरा टोन अच्छा नहीं रहता है, मुझे पता है, मैं भी बड़ा दुखी हूँ, ऐसा क्यों हो जाता है, बट मैं आयुर्वेद के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, तो इसलिए मुझे तकलीफ होती है जब कोई अच्छे से आयुर्वेद को नहीं उपयोग कर पाता। और वही आयुर्वेद चिकित्सक है, मेरे से भी सीनियर है एज में, और वो सारी ज़िंदगी एलोपैथी देने के बाद जब उसको खुद बीमारी होती है, मान लो एलर्जी हो गई, और जब मैं ट्रीट करता हूँ तो बड़ा उस समय तो रोता है कि काश मैंने भी आयुर्वेद को अपनाया होता, तो मैं भी आपकी तरह होता। भाई रोने के बजाय अपना लीजिए, बहुत कुछ है आयुर्वेद में। तो ये सारा बता दिया, तो टेपर ऑफ धीरे धीरे करना है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपको लगता है कि पेशेंट मेरा, मान लो आपको लगता है कि सिम्टम फ्री हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, कष्ट रहित हो गया, तो आप एक चांस ले सकते हैं, धीरे धीरे आप मेडिसिन को स्टॉप करने तक ले जा सकते हैं, बट आपको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी विजिलेंट। आप देखते रहिए कि भाई पेशेंट को बोलिए कि अगर तेरे को थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, यू कम टू मी एंड विल रीस्टार्ट द मेडिसिन। ये बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी जब 45 करोड़ में, मुझे एक कड़वा सवाल करने लगा हूँ, आप लोग मुझे मेरे इस सवाल को पसंद नहीं करने जा रहे। 45 करोड़ भारतीयों को एलर्जी है, और आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास इन 45 करोड़ में कितने पेशेंट आते हैं? अपने आप से पूछिए ना, क्वेश्चन करना शुरू करिए, अपने आप से करिए। नॉट इवन 1 करोड़। 1 करोड़ कैसे आएगा? आपको लगता है कि पूरे जितने आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, 4 5 6 8 लाख जितने लोग हैं, वो 1 करोड़ पेशेंट देखते होंगे? आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। एलर्जी की बात कर रहा हूं मैं, आई डोंट बिलीव इट। अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोगों को कभी तो आत्ममंथन करना चाहिए। 45 करोड़ पेशेंट हैं एलर्जी के, 1 करोड़ हमारे पास नहीं आ रहा है एलर्जी का ट्रीटमेंट कराने, और हम बड़े बड़े मंचों पे खड़े होके जो बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए बोलते हुए, करके दिखाना पड़ेगा।
और वो तब होगा जब आप जिम्मेदारी समझते हैं। अब आप बिना जिम्मेदारी के ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, कुछ खराबी होगी, बढ़ जाएगा, है ना एलोपैथिक डॉक्टर बैठा हुआ, तो कोई आदमी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने जा रहा है, इस बात को समझ लीजिए। कोई आदमी नहीं ट्रस्ट करने जा रहा है। ट्रस्ट वो तब करेगा जब उसको लगेगा कि ये जी जान से लगा हुआ मेरे साथ मेरा डॉक्टर, और बीमारी को समझता है, पेशेंट आपकी समझता है, आप उसको सिर्फ ऐसे कुछ ऐसे ही बताए जा रहे हैं या उसको सचमुच उसको वैज्ञानिक तरीके से समझा रहे हैं कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है। आप वात पित्त का बोलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो पढ़ के आया है, सीख के आया है, डॉक्टरों ने जो उसको बता दिया है, थोड़ा सा उस तरह से बोलेंगे तो पेशेंट आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करने वाला है। तो केवल मात्र नारे लगाने से आयुर्वेद नहीं प्रचलित होने वाला, और ये मेरा आयुर्वेद और ये तेरा आयुर्वेद, उससे नहीं चलेगा। आयुर्वेद मानवता का है, हमें जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। आयुर्वेद में एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, लेकिन जब हम ढंग से, आचार्य कहते हैं कि युक्तिपूर्वक दो, हम युक्तिपूर्वक देते ही नहीं हैं, तो आयुर्वेद की औषधियाँ काम कहाँ से करेंगी। और फिर ठीक है, आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि एक सूक्ष्म संशोधन होता है। आपको लगता है कि भाई एलर्जी है, मान लो चेस्ट में एलर्जी है, तो थोड़ा थोड़ा उसको अगर विरेचन देना है, लंबे समय तक उसको हरित की दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। मदन फल होता है, उसको चूर्ण थोड़ा सा दे दीजिए, या मदन फल की घन टैबलेट होती है, वो आधी टैबलेट देते रहिए। लेकिन बी कॉन्फिडेंट एंड यू मस्ट नो वेयर योर मेडिसिन इज एक्टिंग एट। अब मैं बताता हूँ कहाँ काम कर रही है। मोड ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, और मोड ऑफ एक्शन ये है कि जब बाहर से कोई चीज़, जैसे एलर्जन कहते हैं, जैसे जो हार्मलेस होती है, हानि रहित होती है, बॉडी जिसको हार्मफुल समझ लेती है, उसको एलर्जन कहते हैं। वो खाना भी हो सकता है, दवाई भी हो सकती है, डस्ट भी हो सकती है, पोलेंट्स भी हो सकते हैं, फूलों का पराग, वो माइट भी, कुछ भी हो सकते हैं। शरीर के संपर्क में जब आएगी, और शरीर के मास्ट सेल्स होते हैं टिश्यूज़ में, और बेसोफिल्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो फटाफट इम्यून सेल्स के स्टिमुलेशन से फटाफट ढेर सारी हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकिन्स, उसके बाद लिकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्या क्या नहीं बनाते, वो जाके तकलीफ पैदा करती है। और ये सारी दवाइयाँ क्या करती हैं? ये सारी दवाइयाँ बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स को रोकती हैं कि भाई ठीक है, कोई चीज़ आ गई जिसको तुम समझते हो, तेरे को बताया इम्यून सेल्स ने, लिम्फोसाइट्स ने, कि खतरनाक शत्रु आ गया है, लेकिन तू समझ कर वो खतरनाक शत्रु नहीं है, वो रोकेंगी, हिस्टामीन रुकेगा। इसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, सॉरी। तो रोकेंगी वो जो डीग्रेनुलेशन होना है हिस्टामीन का, जो यानी वो जो बाहर रिलीज होना नहीं होगा, पेशेंट बच जाएगा। और थोड़ा जाके आगे काम किस पे होगा, और आगे काम हो इन्हीं मेडिसिन से होता है, ऑटो इम्यूनिटी पे भी और इम्यून सेल्स पे भी, उनको भी मॉड्यूलेट करते हैं। इसलिए जब आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट देते हैं तो आपने नोट किया होगा कि एलोपैथिक एंटी एलर्जिक चल रही है, आज बंद करो, 2 दिन के बाद वहाँ का वहाँ आ जाएगा। आयुर्वेद की बंद कर दो तो महीनों तक, कभी कभी सालों तक पेशेंट को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स पे उसने हिस्टामीन या बाकी चीज़ों को नहीं रोका है, बल्कि पीछे जाके इम्यून सेल्स को भी मॉड्यूलेट किया है, ताकि तुम स्टिमुलेशन बंद कर दो भाई मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स की, तुम उनको उकसाओ मत। तो वहाँ मॉड्यूलेशन होती है, वहाँ समझाने बुझाने का काम होता है। इस तरह से आयुर्वेद की दवाइयाँ काम करते हैं। काम तो करते हैं, लेकिन हमें ही विश्वास करना पड़ेगा और हमें गहराई में उतरना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होती है मुझे जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स ऐसे सवाल करते हैं, और वो सीनियर डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स। कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि इन्होंने लाइफ में क्यों नहीं गहराई से अध्ययन किया, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यंग डॉक्टर्स, आपके सामने ज़िंदगी पड़ी है, आपके सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप मेहनत करना, पढ़ाई करो। आचार्य ने बोला है कि पढ़ाई करो, पढ़ो, अध्ययन करो, छात्र को बोला हुआ है। और ये भी बोला हुआ है कि अगर शत्रु से भी अच्छा कुछ मिले ना, वो भी ग्रहण कर लो। और एलोपैथी हमारी शत्रु नहीं है, हम लोग पूरक हैं, हम एलोपैथी के विरुद्ध नहीं है। तो उन्होंने तो यह कह दिया कि शत्रु से भी मिले ना
वो ले लो। हमारे ही कुछ आयुर्वेद चिकित्सक हैं, वो दोहरे मापदंड रखते हैं। अपने जीवन में वो हर चीज़ नहीं अपना लेंगे, लेकिन आयुर्वेद जब देना है तो इससे मत लो, इससे मत लो, इससे मत लो, इससे मत लो। वो कन्फ्यूज्ड हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो आयुर्वेद का कितना अहित कर रहे हैं। आप किसी की बातों में नहीं आना। हमारा सबका ईश्वर एक है और उसका नाम है रोगी। हमें अपने रोगी के प्रति निष्ठावान रहना है। हमारी निष्ठा के सूत्र हमारे रोगी के साथ बंधे होने चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता हमारे रोगी के साथ होनी चाहिए। उसके कष्ट को दूर करो, उसके साथ एकात्मता पैदा करो। ये आयुर्वेद आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो ये सेशन मैंने सोचा था इतना लंबा नहीं होगा, हो जाता है। शायद मेरी उम्र का कुछ असर हो रहा होगा मुझ पे कि मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये तो है। और नए डॉक्टर्स जो है ना, यंग डॉक्टर्स, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, यंग डॉक्टर्स, BAMS स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, PG PhD स्कॉलर्स, बहुत प्रॉमिसिंग है। बहुत आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों को, खास करके मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी और मुझे बहुत उम्मीदें हैं। आप पढ़ो, आप मानवता को वो स्वास्थ्य दो आयुर्वेद से जो आज तक कोई नहीं दे पाया। तो सेशन कंप्लीट करता हूँ और मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ उन सभी से जिनको मेरी बातों ने, मेरे वचनों ने ठेस पहुँचाई हो। यकीन मानिए, मैं आपको कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो इतनी बड़ी एक ये भारत भूमि का जो इतना बड़ा जीवन विज्ञान है, वो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, मानवता के कष्टों को दूर करता रहे, रोगों को दूर करता रहे, स्वस्थ बनाए रखे। तो ये सेशन पूरा यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने पेशेंट्स का, अपने साथियों का, घर के लोगों का पूरा ध्यान रखें।